नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के मिड टर्म एग्जाम के बारे में और डिस्कस करेंगे हम मिड टर्म एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को और बात करेंगे हम उसके सॉल्यूशन की। ये जो आपका मिड टर्म का एग्जाम होता है इसको आप हाफ ईयरली एग्जाम भी कह सकते हो, इसको आप टर्म 1 का एग्जाम भी कह सकते हो। हालांकि ये जो आपका टर्म 1 का एग्जाम है ये आपके लास्ट ईयर के टर्म 1 के एग्जाम से टोटली डिफरेंट रहेगा। वो कैसे? ये दो तरीके से डिफरेंट रहेगा। पहला ये कि इसका जो पैटर्न है, लास्ट ईयर आपका पैटर्न कैसा था? ऑब्जेक्टिव पैटर्न था। जितने भी क्वेश्चंस थे वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे? एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस थे। ओके, इस बार ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। जो पैटर्न है वो टोटली चेंज हो चुका है। यानी कि सीबीएसई है वो कोविड से पहले का जो पैटर्न था 2019 में जैसा क्वेश्चन पेपर आता था उसी पैटर्न की तरफ वापस लौट रही इस बार से। यानी कि पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा, पहला चेंज। दूसरा चेंज क्या रहेगा कि पिछली बार क्या हुआ था कि जो टर्म 1 का एग्जाम आया था उसमें लगभग 50% सिलेबस को कवर किया गया था। ओके, सेम 50% के आसपास सिलेबस को इस बार भी कवर किया जा रहा है। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि टर्म 1 में जो सिलेबस हमने कवर किया था वो हमने कर लिया, दैट्स ऑल। यानी कि वो खत्म, फिनिश। उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे टर्म 1 से रिलेटेड वो सेकंड टर्म में नहीं पूछे गए थे। इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार आपका जो टर्म 1 का एग्जाम हो रहा है, जो मिड टर्म का एग्जाम हो रहा है, वो सिलेबस आपके एनुअल एग्जाम में भी रहने वाला है। यानी कि वो सारे क्वेश्चंस, वो जो सारा कंटेंट है, वो सारा जो सिलेबस है वो आपके एनुअल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरी एक और चीज़ अलग थी, लास्ट ईयर जो टर्म 1 का एग्जाम था उसको ऑलमोस्ट 50% वेटेज थी। ओके, अगर हम टर्म 1 या टर्म 2 की बात करें तो दोनों को इक्वल वेटेज ऑलमोस्ट मिली थी। लेकिन इस बार क्या रहेगा, इस बार आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है इट इज़ लाइक दैट ऑफ ए पीरियोडिक टेस्ट। ओके, पीटी एग्जाम की तरह। तो इसकी वेटेज उतनी नहीं रहेगी। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगी वो आपके एनुअल एग्जाम की रहने वाली है। उसमें थ्योरी के 80 मार्क्स आपको मिलेंगे और जो आपके 10 मार्क्स की वेटेज रहेगी वो रहेगी आपके पीरियोडिक टेस्ट को और मिड टर्म के एग्जाम को। यानी कि इनका एवरेज आपके लिए लिया जाएगा। क्लियर? तो चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन अब इस चीज़ से एक और चीज़ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसका मतलब ये कि मिड टर्म का एग्जाम है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको मिड टर्म के एग्जाम को बहुत सीरियसली लेना है। क्योंकि आपके जो 20 मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के, उसमें 10 मार्क्स तो डायरेक्टली आपके एग्जाम से रिलेटेड है। बाकी जो 10 मार्क्स है वो भी आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप इंटरनल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करते हो तो टीचर्स को भी लगता है कि नहीं, ये बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ाकू बच्चा है, तो इसको अच्छा स्कोर दिया जाए। तो ये आपकी जो परसेंटेज है उसको बूस्ट करेगा। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करते हो, अच्छे से स्कोर करते हो, अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करते हो, तो आपको एक तरीके से ये मोरल बूस्टर के तौर पर हेल्प करेगा। आपको लगेगा कि हाँ आप कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम अच्छे से सीरियसली होकर के मिड टर्म के एग्जाम को दें। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखेंगे कि पैटर्न कैसा था पहले और इस बार क्या पैटर्न रहने वाला है। तो जो 2019 में या 2018 में या 2017 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसी टाइप का पैटर्न इस बार रहने वाला है। उसमें एक चेंज आएगा। चेंज क्या रहेगा? जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए थे एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू हमें क्या पता चलेगा? एक तो पैटर्न का मोटे तौर पे आइडिया हो जाएगा। दूसरा हमें आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस जो रहेंगे उनका लेवल क्या रहेगा और क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहेगी। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैंने वो सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स से, बोर्ड्स के एग्जाम्स में पूछे गए। यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए रहने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की, इस सेशन की। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मिड टर्म के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ओके, और ये टोटल जो आपके मार्क्स रहेंगे वो 80 मार्क्स रहेंगे। टाइम आपका 3 आवर्स का रहेगा। उसमें जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, हम इन इंस्ट्रक्शंस को भी देख लेते हैं। मोटे तौर पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 26 क्वेश्चंस दिए गए। ओके, कितने क्वेश्चन है? 26 क्वेश्चंस है। क्लियर? सभी क्वेश्चंस है वो कंपलसरी है। हालांकि कहीं पे इंटरनल चॉइसेस, हालांकि पहले मूड था कि मैं आपको दे दूं लेकिन मैंने नहीं दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो दिए गए वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि ये 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। और 8 to 18 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 to 18 तक जो दिए गए वो आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 to 25 है, ये आपके 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 26 है ये आपका मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और इसमें जियो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, तो ये आपका
क्वेश्चन पेपर इस टाइप का रहेगा। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि 1 मार्कर क्वेश्चन है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि कैन वी कॉल डिमांड डिपॉजिट्स एज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी? ओके, इफ नो व्हाई नॉट, इफ यस व्हाई। यानी कि क्या हम मांग जमा को आधुनिक मुद्रा कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों, और यदि हाँ तो क्यों? पहले तो ये समझ लीजिए कि डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं। जैसे कि हम जो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो दो तरीके से डिपॉजिट करवाया जाता है पैसा। एक तो होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसको एफडी बोलते हैं, यानी कि हमने फिक्स डिपॉजिट की 3 ईयर 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करवा दिया। एक डिमांड डिपॉजिट होता है कि जब मर्जी चाहें हम उसको निकलवा सकते हैं। ओके, तो इन्होंने पूछा कि क्या हम डिमांड डिपॉजिट को आधुनिक मुद्रा का रूप कह सकते हैं? कैन वी कॉल इट एज ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी? यस, हम कह सकते हैं। क्लियर? अब इन्होंने कहा कि ये भी बता दो कि क्यों। बिकॉज इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ मनी, कि इसको भी हम मनी के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे इसके बेस पर वी कैन अप्लाई फॉर द लोन, हम लोन ले सकते हैं। ओके, एंड वी कैन डू द पेमेंट टू, इसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे चेक के थ्रू पेमेंट की जा सकती है, अकाउंट में से पैसा अपने आप कट जाएगा। ओके, एंड वी कैन डू द पेमेंट थ्रू द यूपीआई आईडीज, जैसे आप गूगल पे यूज़ करते हो, आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, तो उससे भी हम पेमेंट करते हैं। तो ये क्या है, जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है वो क्या है कि ये एक तरीके से मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है। ओके, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट्स, इसको हम पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, भुगतान के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो इसलिए हमें इसे आधुनिक मुद्रा का रूप कहेंगे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया। ये जो आपका क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर से लिया गया। ओके, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया कि व्हाई डिड द प्लांटेशन वर्कर्स जॉइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? कि जो बागानी श्रमिक थे, ये हिस्ट्री के आपके 2nd चैप्टर से लिया गया, नेशनलिज्म इन इंडिया से। तो बागानी जो श्रमिक थे, कहाँ के? असम के, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग क्यों लिया था? कि जो बागानी श्रमिक थे वो भी गांधी जी और असहयोग आंदोलन से क्या थे, एक तरीके से यूं कह सकते कि उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे, इंस्पायर्ड थे। ओके, इसलिए उन्होंने भाग लिया। लेकिन उनके लिए असहयोग आंदोलन में जो स्वराज शब्द था उसका अलग ही अर्थ था। उन्हें लगता था कि अगर स्वराज आता और ये आंदोलन अगर कामयाब रहता है तो उनको वापस जाने दिया जाएगा अपने गाँव में, यानी कि उनको यहाँ बागान से निकलने दिया जाएगा, उनको आज़ादी मिल जाएगी, वापस जाने की आज़ादी मिल जाएगी, उन्हें अपनी ज़मीनें वापस मिल जाएगी, उन्हें उनके अधिकार वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बताना कि क्यों भाग लिया। कि पहला ये कि उन्हें लगता था कि अगर स्वराज आ गया तो उन्हें उनके अधिकार वापस मिल जाएंगे, उन्हें अपने गाँव में वापस लौटने दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। सो दे डिड पार्टिसिपेट इन दैट मोमेंट, बट दे हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ द स्वराज। लेकिन उनके लिए स्वराज का मीनिंग अलग था। उनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि दे विल बी गिवन द राइट, ऑल द राइट्स दोज वर टेकन फ्रॉम देम, कि जो भी राइट्स उनसे ले लिए गए थे उनको वापस मिलने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, उसके बाद 3rd क्वेश्चन दिया गया, ये एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो सत्याग्रह का आइडिया है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अकॉर्डिंग जो सत्याग्रह था, कि सत्याग्रह 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन, सत्य जमा में आग्रह, यानी कि सत्य का अर्थ होता है सत्य, ट्रुथ, आग्रह का मतलब होता है एक तरीके से स्ट्रगल। कि गांधी जी का ये कहना था कि अगर हमारा कारण सही है, ओके, अगर हमारा कारण सही है तो हमें उस विजय के लिए, उस हक के लिए हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में जीत है वो सत्य की होने वाली है। यानी कि सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह वॉज द मेन वेपन ऑफ द गांधी जी। ही यूज्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने यूज किया था। ये उनका मुख्य हथियार था। किसके खिलाफ यूज किया था? अंग्रेजों के खिलाफ। अहिंसक हथियार था। और गांधी जी का मानना था कि अगर हमारा कोज ट्रू है तो वी नीड नॉट टू यूज द वायलेंस, कि हमें हिंसा का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीत सत्य की होगी। ये उनका विचार था, गांधी जी का विचार था, और ये गांधी जी का प्रमुख हथियार भी था। इसी के बल पे उन्होंने देश को आज़ादी की तरफ बढ़ाया था। उसके बाद 4th जो क्वेश्चन दिया गया, 4th क्वेश्चन है, व्हाई शुड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन बी डिस्करेज्ड? जो स्थानांतरित कृषि है उसको प्रोत्साहन क्यों नहीं देना चाहिए, हमें ये बताना है। ओके, जो स्थानांतरित कृषि कौन सी होती है? इसमें किसान जो होते हैं वो घूम घूम के खेती करते हैं, यानी कि एक जगह पे कृषि की, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब लैंड है वो लेस फर्टाइल होगी, देन दे शिफ्ट देयर प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर टू अनदर प्लेस, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसको बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए? कि ये जो कृषि है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें वृक्षों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। ओके, दूसरी ये कि ये जो इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, ये सॉइल इरोजन, मिट्टी के अपरदन को भी बढ़ावा देती है, इसलिए इस प्रकार की कृषि को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ओके, ये कहाँ से लिया गया? ये आपके जियो के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर से लिया गया क्वेश्चन है।
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? संघवाद से आप क्या समझते हैं? फेडरलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ओके, एक टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसमें जो शक्तियां हैं वो सरकार के विभिन्न सत्रों पर बंटी होती है। यानी कि संघवाद क्या है? संघवाद एक प्रकार की सरकार होती है जिसमें शक्तियों का बंटवारा जिसमें जो सरकार के है वो 2 या 2 से ज़्यादा सत्र होते हैं, ओके। तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज ए 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सरकार के सत्र होते हैं। तो संघवाद क्या है कि एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, ऐसे लिख सकते हो, जिसमें सरकार के 2 या 2 से सत्ता या लेवल होंगे। जैसे कि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में संघीय सरकार होगी, केंद्रीय सरकार होगी, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार होगी। तो ये क्या है? ये संघवाद है, ठीक। ये कहाँ से लिया गया? ये आपके पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर संघवाद फेडरलिज्म से लिया गया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया कि वाई शुड वी इंकरेज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा क्यों देना चाहिए? कि हमें सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि सतत पोषणीय विकास वो विकास होता है जिसमें हम आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखते हैं, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए एक समान सबका विकास करते हैं। तो एक तो ये है कि हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट वी नीड टू डू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि उसके लिए जरूरी है कि हम सतत पोषणीय विकास करें। दूसरे कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हुए भी हमें सतत पोषणीय विकास की तरफ जाना चाहिए, ओके। एक ही कारण हमें लिखना है क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। ये कहाँ से लिया गया? ये आपके जियो के जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से भी ये पॉइंट आपके दिया गया। इसके साथ साथ इको का जो फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। उसके बाद 7th जो आपका क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर क्वेश्चन, ये जो आपके क्वेश्चन दिए गए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसी टाइप के लैंग्वेज आपके एग्जाम में रहने वाली है, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नहीं रहेंगे। उसके बाद 7th क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन कंजर्व वाटर इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे इन एरिड रीजन, कि हम एरिड रीजन में जो पानी है उसको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि शुष्क जो इलाका है उसमें जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा होगा? तो वो हो सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके, यानी कि वर्षा जल संग्रहण है वो सबसे अच्छा तरीका कि बारिश के पानी को हम कंजर्व करें। उसके बाद 8th क्वेश्चन दिया गया, यहां से आपके 3 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 8th आपका क्वेश्चन है हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी एंड वाई? ये आपके हिस्ट्री के जो सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, वहां से लिया गया। तो स्वराज पार्टी का जो गठन था वो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर के किया था, ओके। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास उन्होंने मिलकर के किया था। कब किया था? 1923 में किया था। इसके गठन के 2 कारण थे। एक तो ये जो नेता थे, कुछ कांग्रेस के जो नेता थे वो गांधी जी से नाराज थे क्योंकि गांधी जी ने चोरी चोरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, नाराज थे, अलग पार्टी बना ली। दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रांतीय परिषद के चुनाव थे, जो रीजनल काउंसिल इलेक्शंस थे, उनको बॉयकॉट किया था, ओके। बट सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन, कुछ लीडर्स चुनाव लड़ना चाहते थे, तो इसलिए भी इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। तो 2 पार्टी थी, 2 रीजन थे। फर्स्ट, सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी वर अनॉयड विद द गांधी जी आफ्टर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद नाराज थे तो अलग पार्टी बना ली। और दूसरा, कुछ लीडर्स चुनाव लड़ना चाहते हैं जबकि कांग्रेस चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए इन्होंने अलग पार्टी अपनी बनाई थी, ठीक, स्वराज पार्टी। हालांकि ये कहते थे कि हम कांग्रेस के अंदर ही पार्टी है, अलग नहीं हुए। उसके बाद नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन आपका दिया गया, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ पर्शिया इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में पर्शिया की भूमिका का हमें वर्णन करना है। तो जर्मनी जो थी वो कई सारे टुकड़ों में बंटी हुई थी एकीकरण से पहले, और जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो पर्शिया ने निभाई थी। पर्शिया के जो चीफ मिनिस्टर थे, पर्शिया के मुख्यमंत्री थे, वो थे बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क। उन्हें जर्मनी के एकीकरण का सूत्रधार कहा जाता है। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए लो रक्त की नीति यानी कि आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, और जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़े थे और तीनों में ही पर्शिया की विजय होती है। और फाइनली 1871 में जो जर्मनी है उसका एकीकरण हो जाता है, और वही ओटोमन बिस्मार्क है बाद में जर्मनी के पहले चांसलर बनते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो पर्शिया का था, ओके, क्योंकि पर्शिया उन्होंने शुरुआत की थी एकीकरण की और उन्हीं की लीडरशिप में एकीकरण हुआ। तो हमें बताना है कि पर्शिया क्या था कि जर्मनी यूनिफिकेशन से पहले अर्लियर द जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड थी। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द जर्मनी वाज पर्शिया, सबसे बड़ा जो पार्ट था वो पर्शिया था। पर्शिया ने ही सबसे क्रूशियल रोल प्ले किया था जर्मनी के एकीकरण में, यूनिफिकेशन में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल
वॉज प्लेड बाय द बिस्मार्क हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया, जो पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे। ही फोर्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ द बिस्मार्क, पर्शिया फोर्ट 3 वॉर्स इन 7 ईयर्स। 7 साल थे, उसमें 3 युद्ध लड़े गए थे एंड तीनों के तीनों में उनको विजय मिलती है और फाइनली 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो बस इतना ही हमें बताना है यहाँ पर। उसके बाद 10th जो क्वेश्चन दिया गया, 10th क्वेश्चन है आपका, यानी कि ये जो 9th क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया, ये आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 10th क्वेश्चन है, ये आपके जियो के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर से लिया गया। ओके, क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी 4 जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टी कल्टीवेशन, चाय की फसल के लिए आवश्यक इन्हीं 4 भौगोलिक दशाओं को हमें बताना है। ओके, यानी कि क्या क्या चाहिए चाय की अगर हमें खेती करनी है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए। तो जो चाय की कृषि होती है उसके लिए बेस्ट जो सॉइल होती है वो लेटराइट सॉइल होती है। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तापमान की अगर बात करें तो इट नीड्स 10 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, 10 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आइडियल फॉर द टी, टी के लिए आइडियल रहता है, क्योंकि जैसे असम की बात करें तो वहाँ सर्दियों में काफ़ी नीचे भी आ जाता है, गर्मियों में काफ़ी ऊपर भी चला जाता है। तो 10 to 35 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर वो इसके लिए आइडियल रहता है। उसके बाद बात की जाए रेनफॉल की, तो टी क्रॉप रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ रेनफॉल, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए इट नीड्स 150 to 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी कि 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास इसके लिए एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात की जाए स्लोप, इट नीड्स स्लोपी लैंड, यानी कि रिलीफ कैसा चाहिए, स्लोपी, ढाल वाला होना चाहिए। यानी कि अगर ढाल ना हो तो क्या होगा कि अगर ढाल नहीं होगा तो पानी इनकी जड़ों में खड़ा हो जाता है चाय के फसलों में, और इसकी जड़ें वो गल जाती है, झाड़ी नष्ट हो जाती है। तो ढलानी जमीन चाहिए, यानी कि मिट्टी कैसी चाहिए, लैटराइट सॉइल। टेम्परेचर चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद तीसरी चीज़ है रेनफॉल, रेनफॉल चाहिए 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। ओके, इतना काफ़ी रहेगा। उसके बाद स्लोप या लैंड की बात करें, लैंड कैसी चाहिए, लैंड मस्ट बी स्लोपी, ढलानी होनी चाहिए। ओके, तो ये 4 काफ़ी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका दिया गया है 11th क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन खादर एंड बांगर। बांगर और खादर में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ। जैसे ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, जो रिवर के पास का ये जो इलाका होता है, लो लाइंग एरिया जो होता है, ओके, ये होता है खादर, और ये दूर वाला जो इलाका होता है ये होता है बांगर। यानी कि खादर क्या है, ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, इट इज़ अ न्यू एलुवियल सॉइल, एंड बांगर इज ए ओल्ड एलुवियल सॉइल। अब ऐसा क्यों होता है कि खादर क्या है, खादर इज ए लो लाइंग एरिया नियर द रिवर, यानी कि खादर क्या है, नदी के पास का एक नीचे वाली जमीन होती है, एंड इट गेट फ्लडेड एवरी ईयर, हर साल इसमें बाढ़ आ जाती है। ओके, हर साल इसमें क्या आती है, बाढ़ आ जाती है। सो इट गेट न्यू लेयर एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर यहाँ पे एक नई परत बिछ जाती है। ओके, एंड दैट्स वाई दिस सोइल इज द न्यू एलुवियल सोइल है। इट इज़ लिटिल बिट मोर फर्टाइल, लिटिल बिट मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि ये खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है क्योंकि ये नई मिट्टी होती है, थोड़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। जबकि हम अगर बांगर की बात करें, दिस एरिया इज़ द हाईलैंड फार फ्रॉम द रिवर, कि ये नदी से दूर की उच्च भूमि होती है। ओके, ऊंची वाली भूमि होती है, एंड इट डजेंट गेट फ्लडेड एवरी ईयर, हर साल इसमें बाढ़ नहीं आती। ठीक, इसलिए यहाँ पे हर साल नई परत नहीं बिछती, इसलिए इट इज़ कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल, थोड़ी कम उपजाऊ होती है, एंड इट इज़ लेस सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, थोड़ी कम सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, और इसको बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओके, तो ये हमें इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद 12th जो आपका क्वेश्चन दिया गया, 12th क्वेश्चन दिया गया, मेंशन एनी 3 हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। भारत जो प्राचीन भारत है उसके किन्हीं 3 जलीय ढांचों का हमें वर्णन करना है। ओके, 3 ढांचों के बारे में बताना है। जैसे बात की जाए तो पहली शताब्दी की बात करें तो इलाहाबाद के नज़दीक है, गंगा नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया था। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो भोपाल में, अपने समय में भोपाल में भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी। 11th सेंचुरी की बात करें, 14th सेंचुरी की बात करें तो उस वक्त दिल्ली में हौज खास में जो एक कुआं बनाया गया था, एक टैंक बनाया गया था, हौज टैंक है वो बनाया गया था। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में भी हमें प्राचीन समय में या मिडवल पीरियड की बात करें तो काफ़ी सारे हमें टैंक मिले हैं, काफ़ी सारे पौंड, तालाब मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि प्राचीन समय में भी वाटर कंजर्वेशन हमारी कल्चर का पार्ट रहा है। ओके, तो हमें बताना है कि प्राचीन समय के कुछ एग्जाम्पल देने हैं अपने को। ओके, यानी कि उस टाइम के कुछ हमें एग्जाम्पल्स देकर के प्रूव करना है कि उस टाइम में वाटर कंजर्वेशन किया जाता है। तो एक तो बताएंगे पहली शताब्दी थी तो उस वक्त इलाहाबाद के नज़दीक गंगा नदी के ऊपर डैम बनाया गया था। दूसरा हम बताएंगे कि 11th जो सेंचुरी थी उस वक्त
भोपाल में वन लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड दैट वॉज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। वो उस वक्त देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी। उसके बाद 14th सेंचुरी की बात करें तो 14th सेंचुरी में इंडिया में, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हौज खास जो इलाका है वहाँ पे एक कुआं बनाया गया था, तो वहाँ भी वो इम्पोर्टेंट शो करता है कि हम वाटर कंजर्वेशन को लेकर के अवेयर थे। इसके अलावा मिडवल पीरियड की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा कंस्ट्रक्टेड इन द साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए थे। तो इसे ये इतनी एग्जांपल दे दोगे तो काफ़ी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, ये आपके जियो के 3rd चैप्टर जो है वहाँ से लिया गया, वाटर रिसोर्सेज है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, एवरी सोशल डिफरेंस डजंट लीड टू सोशल डिवीजन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि हर सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन का कारण नहीं होती। ये जो क्वेश्चन लिया गया ये आपके पॉलिटिकल साइंस के 4th चैप्टर से लिया गया। ओके, तो इसमें हम एग्जांपल देंगे कि जैसे घर में हम लोग अलग अलग होते हैं। ओके, हम किसके आधार पे अलग हैं, हम उम्र के आधार पे अलग हैं, लेकिन इससे सामाजिक विभाजन नहीं होता। हम लिंग के आधार पे अलग हैं, है ना, मेल भी हैं घर में, फीमेल भी हैं, लेकिन इससे सामाजिक विभाजन नहीं होता। ओके, तो ऐसे 1 या 2 एग्जाम्पल देकर के हमें उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि सामाजिक हर जो विभिन्नता होती है वो सामाजिक विभाजन का आधार नहीं बनती। सामाजिक विभाजन का आधार तब पैदा होता है जब किसी प्रकार का भेदभाव होता है, जब दोनों में आर्थिक उन्नति है या अवसरों में अंतर पैदा होता है, तब वहाँ पर विभाजन का कारण बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया 14th जो क्वेश्चन है, हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो अलग अलग अंग है उनके बीच में सत्ता की साझेदारी कैसे की जाती है, ये हमें बताना है। क्लियर, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। 3 अंग कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये बताना है कि इनमें सत्ता की साझेदारी कैसे की जाती है, तो हम इनका काम बता देंगे। जैसे विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानून का निर्माण करना, ओके, और धन मुद्रा से संबंधित बिलों को पास करना। जो कार्यपालिका होती है उसका कार्य होता है उन कानूनों को लागू करना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना। न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय प्रदान करना। और तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो सरकार के 3 अंग है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया, उनकी अलग अलग अपनी शक्तियां। तो बस इतना सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो 15th क्वेश्चन दिया गया, 15th क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन भी आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का जो निर्जातीय संगठन है उसके ऊपर नोट लिखना है। तो बेल्जियम क्या है, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, यूरोप के एक छोटा सा देश है ये बेल्जियम, एंड इट्स पॉपुलेशन इज लिटिल ओवर देन 1 करोड़, से थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है। एंड इट इज़ हैविंग द वेरी कॉम्प्लेक्स यहाँ का कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन काफ़ी जटिल है यहाँ की निर्जातीय संरचना। कैसे जटिल है, यहाँ पे अलग अलग भाषाई समूह है, जैसे 59% पीपल इन बेल्जियम आर डच स्पीकर। ओके, देन बात की जाए 40% आर फ्रेंच स्पीकर, 1% जर्मन स्पीकर है। तो 3 समूह में बंटे हुए। उसके बाद अगर कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पर 80% पीपल जो हैं दीज आर फ्रेंच स्पीकर, 20% डच स्पीकर। तो ऐसे मामला थोड़ा सा उलझा हुआ, तो बस हमें इतना ही बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया 16th क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन दिया गया। इसमें पूछा गया कि नेम द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी गिविंग 1 फीचर ऑफ ईच, कि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के नाम बताने हैं उनकी विशेषता के साथ। जैसे पहला हो गया प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, ओके, टर्सरी सेक्टर, तृतीयक सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होते हैं इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, खनन हो गया, ओके, इतना बताना है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट लेते हैं और उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इन द सेकेंडरी सेक्टर वी यूज द प्रोडक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड देन रिप्रोड्यूस इट, उसको रिप्रोडक्शन उसका करते हैं, विनिर्माण करते हैं यहाँ पे। तो सारे कारखाने वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं, ओके, सारे उद्योग है वो इसका एग्जाम्पल रहेंगे। उसके बाद जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। उसके बाद तीसरा है टर्सरी सेक्टर, ये दोनों से अलग है क्योंकि दिस सेक्टर डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, कोई भी वस्तु नहीं बनाता, ये सेवाएं देता है, जिसको हम सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, बैंकर, ये तीसरे सेक्टर में आ जाते हैं। बस इतना सा आपको बताना है। उसके बाद 17th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके, ये जो 16th क्वेश्चन था ये इको के 2nd चैप्टर से लिया गया, और 15th जो क्वेश्चन था ये आपके पोल साइंस के 1st चैप्टर से लिया गया था। तो यहाँ पे 17th जो क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, ये 17th यहाँ से क्वेश्चन लिया गया, तो ये आपके इको के 2nd चैप्टर से लिया गया, ओके, कि यहाँ क्या बताया गया कि सरिताज इनकम इज मोर देन हर सिस्टर सीमा, सीमा से सरिता की इनकम है वो ज़्यादा है, बट सरिता वर्क्स इन
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम करती है, वेरा सीमा इज एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। हु अमंग्स द टू इज एट एन एडवांटेजियस पोजिशन एंड वाई, उनमें से कौन बेहतर पोजिशन में और क्यों। तो क्या पूछा गया कि सरिता की जो आय है वो सीमा से ज़्यादा है, परंतु सरिता असंगठित क्षेत्र में काम करती है, सीमा संगठित क्षेत्र में काम करती है, दोनों में से कौन लाभदायक स्थिति में और क्यों। अब देखिए संगठित और असंगठित आपने चैप्टर में समझा होगा। ओके, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है दैट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज दैट इज अवे और दैट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल है, ठीक। अब प्राइवेट स्कूल है वो तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ऑलमोस्ट नहीं है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि कोई दुकान पे काम कर रहा है, शोरूम में काम कर रहा है और एक काम कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल में या बैंक में काम कर रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब ये कि जो प्राइवेट में काम कर रही है सरिता, उसकी इनकम तो ज़्यादा है, सीमा की इनकम कम है, लेकिन दोनों में से सीमा फायदे में, क्योंकि उसके पास जॉब सिक्योरिटी है, जॉब की सुरक्षा है, उसको जब मर्जी निकाला नहीं जा सकता। ओके, उसे काम करने के उसके घंटे निश्चित हैं। ओके, उसको एनुअल इंक्रीमेंट वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है, उसको मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है, उसको पेंशन इत्यादि की फैसिलिटी दी जाती है। ओके, वहाँ पर इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं, ना काम करने के घंटे फिक्स हैं, ना वहाँ पर पेड हॉलीडेज मिलती है, ना वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, जब मर्जी नौकरी से निकाला जा सकता है, टाटा बाय बाय बोला जा सकता है। तो इसमें सीमा है वो ज़्यादा बेटर पोजीशन में, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है। जो 18th क्वेश्चन है ये भी आपका 3 मार्कर क्वेश्चन रहेगा और ये लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर में। यहाँ पे दिया गया एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स, क्या बताना है यहाँ पे हमें बताना है एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, यानी कि विकास के मापन के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त संकेतकों की व्याख्या करनी है। कि यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। ओके, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ये विश्व के विभिन्न देशों की तुलना करता है विकास के आधार पर। तो इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया, 3 संकेत या इंडिकेटर को यूज करता है। एक तो एवरेज इनकम, ओके, दूसरा हेल्थ स्टेटस और तीसरा लिटरेसी। ओके, यानी कि एजुकेशन। तो तीनों को बताना है। जैसे एवरेज इनकम में तो एवरेज इनकम निकाली जाती है, एजुकेशन या हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में एक तो जो अगर बात की जाए कि एवरेज एज वहाँ की औसत आयु कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे बोलते हैं। एक डेथ रेट वगैरह भी देखी जाती है, जैसे चाइल्ड डेथ रेट है तो वो कितनी है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। जैसे मोर्टलिटी रेट वहाँ पर कितनी है तो वो भी देखा जाता है। एजुकेशन में देखा जाता है लिटरेसी रेट कितना वहाँ पर। तो ये 3 इंडिकेटर हो गए, एवरेज इनकम, हेल्थ एंड द एजुकेशन। इसके बेस पे ये कंपेयर करता है, बस इनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन है कि वाई आर द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट प्रेफर्ड इन द रूरल एरिया, गिव 5 रीजन। कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में साख के अनौपचारिक स्रोत है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, 5 कारण बताइए। अब देखिए कि 2 सोर्स होते हैं, साख मतलब लोन हो गया। ओके, 2 तरीके से लोन ले सकते हैं। एक तो जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर कौन सा, जैसे बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से ले लेते हो, अपने रिलेटिव से लोन ले लेते हो, आड़ती, दुकानदार, बिजनेसमैन से लोन ले लेते हैं, तो वो है इनफॉर्मल सोर्स। जो गांव वाले होते हैं इनफॉर्मल सोर्स है उस पर ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? पहला जो इसका रीज़न रहेगा कि फॉर्मल सोर्स से अगर लोन लेने के लिए वी नीड कोलेटरल्स, वी नीड डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास कोलेटरल्स यानी कि एक तरीके से गारंटी के तौर पे जमा करने के लिए कोई संपत्ति होनी चाहिए, जैसे कि गाड़ी हो गई, ज़मीन हो गई, ओके, या फिर हम जॉब में हो गए, इस टाइप की चीज़ें, पशु हो गए। आमतौर पे निर्धन जो लोग होते हैं उनके पास इस प्रकार के कोलेटरल्स नहीं होते, ठीक, तो इसलिए वो इनफॉर्मल के पास आते हैं। दूसरा जो बात की जाए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की, तो वहाँ से लोन लेने के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो आमतौर पे जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो वो इन पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहते, तो वो इनफॉर्मल सोर्स के पास चले जाते हैं। तीसरा ये कि यहाँ से जो प्रोसेस होती है बैंक से लोन लेना वो थोड़ी सी लंबी होती है, टेढ़ी होती है, और ग्रामीण लोग हैं वो सीधे साधे होते हैं आमतौर पे, इतना मतलब लंबा रास्ता उन्हें पता नहीं होता, तो इनफॉर्मल के पास चले जाते हैं। इसके साथ साथ ये होता है कि फॉर्मल सोर्स से अगर लोन ले लिया तो दूसरा लोन तभी मिलेगा जब पहला चुका दो। इनफॉर्मल के पास ऐसा नहीं है, 10,000 हमने ले रखे हैं, कह दिया कि भाई 2,000 और चाहिए तो वो दे देगा, होगा। ओके, इसके साथ साथ जो फॉर्मल सोर्स के जो सोर्स हैं जैसे बैंक वगैरह वो हर जगह अवेलेबल नहीं, इनफॉर्मल सोर्स जो हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए लोग अभी भी जो गाँव में विशेष तौर पे वो इनफॉर्मल सोर्स यानी कि अनौपचारिक स्रोत है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। क्लियर? तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको थोड़े थोड़े हिंट दे रहा हूँ, आपको डिटेल में जाना है। क्लियर? और
उसके बाद बात की जाए 20th क्वेश्चन की, तो 20th क्वेश्चन दिए गए, वेयर आर मिनरल्स यूजली फाउंड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सामान्यतः मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, एग्जांपल्स के साथ हमें बताना है कि मिनरल्स जैसे इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं कुछ मिनरल्स मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, जैसे कि बात की जाए कोल की, जैसे कि बात की जाए पेट्रोलियम की। ओके, कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स के रूप में मिलते हैं, जैसे रिवर बेड्स में भी मिलते हैं, जैसे नदियों की तलियों में भी कुछ टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड भी पाया जाता है। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो ओशियंस में मिलते हैं। कुछ मिनरल्स होते हैं जो जैसे माउंटेन्स वगैरह होते हैं उनकी दरारों में भी मिलते हैं। तो ये 4 या 5 सोर्स हैं जिनको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ये जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स है वो भी ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। कहाँ जाना आपको, क्लास 10th की जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, या क्लास 10th का एक जीनियस बैच की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद 21st जो क्वेश्चन दिया गया, ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन है कि व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज इन बाल्कन्स, बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उभरा। तो पहली चीज तो समझ लीजिए कि बाल्कन क्या है, कि बाल्कन जो है वो यूरोप का, साउथ ईस्ट यूरोप का एक भाग है। ओके, दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक भाग है। ठीक, ये जो बाल्कन था, ये बाल्कन पहले जो टर्किश एम्पायर था उसी का, टर्की का जो ओटोमन एम्पायर था उसका एक भाग था। जैसे वो ओटोमन एम्पायर है वो कमजोर होता है तो यहाँ के देश वो आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना थी, तो उसके तहत इन्होंने अपने इलाके को ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश की, एक दूसरे देश पे हमला करना शुरू कर दिया। इससे यहाँ पर युद्ध छिड़ जाते हैं आपस में, और जो स्थिति होती है और भयानक तब हो जाती है जब से रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी जो सुपर पावर थी, कंट्रीज जो थी, वो इन युद्धों में उलझ जाती है, क्योंकि उन्हें भी लगा कि बंदरबांट में हमें भी कुछ मिले, और इससे स्थिति और भयानक हो जाती है। और उसके बाद जो रिजल्ट निकलता वो निकलता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, तो ये था कारण कि क्यों वहां पे तनाव उपजा। तो एक लाइन में बताना हो तो राष्ट्रवादी भावना के कारण उपजा, और दूसरा अगर डिटेल में बताएं तो हम इस तरीके से बताएंगे कि ये कहाँ है, ये दक्षिणी पूर्वी यूरोप में, साउथ ईस्ट यूरोपियन पार्ट में आ जाता है बाल्कन रीजन्स, एंड इट वॉज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर है, उसका ये पार्ट था। एंड व्हेन द ऑटोमन एम्पायर बिकम वीकर, जब कमजोर हो जाता है, दीज कंट्रीज बिगेन टू डिक्लेयर दमसेल्फ इंडिपेंडेंट, डिक्लेयर करना घोषित कर देते हैं। एंड एट दैट टाइम जो नेशनलिज्म था, द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म वाज आल्सो एट द हाई स्पीड के ऊपर थी, एंड दे अटैक्ड ऑन द ईस्ट एंड अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के ऊपर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, एंड दिस लेड टू द सीरीज ऑफ द वॉर्स, बहुत सारे युद्ध होते हैं ऐसा वैसे, यानी कि ब्ला ब्ला ब्ला, ये आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद 22nd जो क्वेश्चन दिया गया 5 मार्कर क्वेश्चन है ये आपका। 22nd क्वेश्चन में क्या बताना है कि हमें लिस्ट ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू, कि आपको अपने आसपास के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कुछ एग्जाम्पल देने हैं जो आपके आसपास आपने अवलोकन किया हो, देखे हो। ओके, किस टाइप के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल जैसे पर्यावरण प्रदूषण के एग्जाम्पल देने हैं। जैसे आप कहोगे कि मेरे आसपास मैंने देखा कि पेड़ों को काटा जा रहा था, मैंने अपने आसपास एक नाले को, नदी को देखा है जिसमें जल प्रदूषण किया जा रहा था, मैंने अपने आसपास देखा कूड़े के ढेर को आग लगाई गई थी, मेरे आसपास देखा कि कुछ व्हीकल्स थे वो पॉल्यूशन कर रहे थे, मेरे आसपास देखा कि वहाँ पर लोग पॉलीथीन का यूज़ कर रहे थे, मैंने आसपास देखा कि लोग केमिकल्स का यूज़ करें। इस टाइप के एग्जाम्पल अच्छे से बना करके देने हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद 23rd क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन विच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया ओके ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो बहुत सारे कारक उत्तरदायी थे कि क्यों भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इसके पीछे अगर कारकों की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने देश के लोगों को आपस में जोड़ा था। ओके, जिनको देश से जोड़ा था, जो गांधी जी के साथ हो गए थे। इसमें हम एक एक करके अगर बात करें तो पॉइंट्स में जैसे तिरंगा झंडा हो गया कि तिरंगा झंडा था जिसके कारण भारत के लोग थे वो आपस में जुड़ गए थे, ये देश की आज़ादी का प्रतीक बन गया था। उसके बाद भारत माता की तस्वीर थी। ओके, तो भारत माता की जो तस्वीर थी इससे लोगों को एक लगाव महसूस हुआ देश के प्रति कि भारत माता जो बेड़ियों से जकड़ी हुई है इसको हमें आज़ाद करवाना है। तीसरा अगर बात की जाए तो तीसरा था अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा जो इंग्लिश लैंग्वेज थी दैट कह सकते हैं कि वो जो लैंग्वेज थी दैट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट ब्रिंग ऑल द इंडियंस टुगेदर, सबको एक साथ लेकर के आ गए थे क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज हमें मिल गई थी, हम एक दूसरे की सुख दुख दर्द को बांट सकते थे। तीसरा ये था। चौथा इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी, ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन इससे क्या हुआ कि इट इन्हेंस और प्रमोट्स द कनेक्टिविटी ऑफ द पीपल,
लोगों की कनेक्टिविटी आपस में बढ़ गई थी। इससे भी देश में राष्ट्रवाद का विकास होता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन टू इंस्पायर द इंडियन पीपल, उसने भी भारतीय लोगों को एक तरीके से इंस्पायर किया था कि हमें लड़ना चाहिए। ओके, दार्शनिकों के विचार है, भारतीय लीडर्स हैं, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो इस टाइप के कई सारी चीज़ें, जैसे पत्र पत्रिकाओं की भूमिका है। ओके, तो ये सारी चीज़ थे जिन्होंने देश के लोगों को आपस में जोड़ा था। उसके बाद 24th जो क्वेश्चन दिया गया, हाउ, यहाँ बता दूं कि आपको जो 22nd है वो जियो का क्वेश्चन है। 23rd जो क्वेश्चन दिया गया था ये आपका हिस्ट्री के 2nd चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद 24th क्वेश्चन है, हाउ आर लेजिस्लेचर पावर्स डिवाइडेड बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो कैसे डिवाइडेड, यानी कि विधायिक शक्तियां हैं उसका बंटवारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में कैसे है, ये हमें बताना है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि हमारे अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 3 जो लिस्ट है उसमें डिवाइड किया गया। जैसे यूनियन लिस्ट है, उसके बाद स्टेट लिस्ट है, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट है, उसके बाद रेजिडुअरी पावर्स आ जाती है। तो इसमें देखिए कि स्टेट जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए उनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। एग्जाम्पल्स देने, स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट लिस्ट है उसमें जितने सब्जेक्ट दिए गए उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन कोई अगर इश्यू हो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी दैट विल प्रिवेल, वो लागू होंगे। ओके, और जो 4th लिस्ट है जिसको अवशेष सूची कहेंगे, उस लिस्ट में वो सब्जेक्ट रह जाते हैं जो तीनों लिस्ट में नहीं आए, उसके ऊपर ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज, वही कानून बना सकती है। तो बस इनको एक्सप्लेन करना है जो आपको अच्छे से पहले से पता है। ठीक, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का जो 2nd चैप्टर है फेडरलिज्म, संघवाद, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया। उसके बाद देखिए 25th जो क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया। 25th क्वेश्चन है कि इज कास्ट सिस्टम कमिंग टू एन एंड, क्या जाति प्रथा देश में खत्म हो रही है? राइट योर ऑन व्यूज गिविंग एग्जांपल्स। तो हम कहेंगे कि हाँ एक्चुअली में खत्म हो रही है। जो अगर नई पीढ़ी को देखोगे तो वो अवेयर है इस चीज़ से कि कोई भी व्यक्ति वो कर्म से ऊंचा होता है। ओके, कर्म से, जन्म से नहीं होता कि उसके कर्म अच्छे हैं तो अच्छा है, अगर उसके कार्य अच्छे नहीं हैं तो अच्छा नहीं है। तो जाति प्रथा खत्म हो रही है। एक तो शहरीकरण के कारण कि लोग जब पास में शहर से अलग अलग जगह से आकर के बसते हैं, एक ही कॉलोनी में मिल करके रहते हैं, तो इससे आपसी कनेक्टिविटी हुई, एक दूसरे को समझने में मदद मिली। तीसरा जो एजुकेशन है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, इससे भी लोग अवेयर हुए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आधुनिकता जो है उसके कारण भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तीसरा कारण ये हो गया। चौथा कारण हो गया कि जैसे परिवहन के साधनों का विकास हुआ, लोग एक साथ ट्रेवल करते हैं, तब उनसे एक दूसरे से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है। तो ये 3 या 4 कारण बताने और थोड़े से एग्जाम्पल देकर के बताना है कि हाँ जाति प्रथा अब खत्म हो चुकी है लगभग। ठीक, उसके बाद 26 जो आपका क्वेश्चन रहेगा मैपवा का क्वेश्चन रहेगा। मैप ऑफ इंडिया आपको दिया जाएगा, जैसे इसमें दिया गया कि प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन दिसंबर 1929, यानी कि कांग्रेस का एक सेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 1929 में लाहौर में सेशन हुआ था। हालांकि कोलकाता, नागपुर सेशन, चेन्नई सेशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मैपवा के लिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। ओके, तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपका रहेगा द प्लेस फेमस फॉर सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च के लिए फेमस जो प्लेस है वो हमें बताना है। तो वो दांडी है, वो हमें लोकेट करना है, जो कि गुजरात में है। गुजरात में अगर हम जाएं तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लगभग यहाँ पर दांडी है, तो उस दांडी को हमें बताना है। क्लियर। उसके बाद अगर बात की जाए द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो खुद टी के शेप में, इस टाइप के शेप में, तो वो है हमारा असम, इसको शो करना है। खेतड़ी माइन की अगर बात करें तो खेतड़ी माइन कहाँ है कि ये राजस्थान में है। अगर हम थोड़ा सा उसको लोकेट करने की कोशिश करें तो कहाँ मिलेगा, ये राजस्थान में लगभग यहाँ पर मिलेगा। ठीक, उसके बाद राणा प्रताप सागर डैम है, तो ये खेतड़ी माइन से थोड़ा इस साइड में आ जाता है राजस्थान में। तो ये सब कुछ हमें लोकेट करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप कि इस क्वेश्चन पेपर से, इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के लेवल से, उनकी लैंग्वेज से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको नीड हुई, इसको अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो हम काफ़ी सारे और क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे, क्योंकि ये 1-1.5 घंटा ही लगता है एक क्वेश्चन पेपर को बनाने में, और विद सॉल्यूशन भी आपको दिए जा सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट, आपका प्यार बना रहेगा। आपके छोटे छोटे कमेंट्स होते हैं वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। कमेंट्स करते रहिएगा, और जितना भी आपका कंटेंट है क्लास 10th का वो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। सारे चैप्टर्स आ चुके हैं, सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आ चुके हैं। तो देखिएगा ज़रूर, मज़ा आएगा। स्कोर आपका 95 से ऊपर ही जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।